हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल महात्मा जी फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अपने लॉ में क्या बताता है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स की ये क्या है, एक बर्थ है, वहीं से क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की सहायता से हम सभी फोर्सों का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे और तीनों लॉ में न्यूटन क्या बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मतलब अपनी स्टेट चेंज करता है। इसके बारे में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में को देखते हैं हम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है तो हम देखते हैं, इसके लिए समझते हैं। माना कोई एक आई सरफेस है, आई सरफेस, इस पर कोई ब्लॉक एम रखा हुआ है और ये कैसा है, रेस्ट। एक आइडेंटिकल दूसरा ब्लॉक, मतलब इतने ही मास का, आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ, ये बी की वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। आई सरफेस का मतलब क्या हुआ, म्यू = 0। तो न्यूटन अपने नियम में क्या बोलते हैं न्यूटन अपने नियम में बोलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी। अगर ये तो मतलब सही है, मतलब हम देखते भी हैं अपने मतलब डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। दूसरा मतलब क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वह हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हम अर्थ सरफेस पे क्या देखते हैं, कोई भी जब हम किसी बॉल को रोल कराते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके उसे धकेलते हैं तो वो कुछ समय बाद जाके रुक जाता है। ऐसा क्यों? तो न्यूटन ने ऐसा क्यों बोला? न्यूटन ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट बी वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा चलता रहेगा जब उस पर कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होती है? जैसे फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे। तो न्यूटन बोलते हैं कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड कीप मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्ट अपॉन अ एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड keep यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है तो वह हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। और मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन कीप मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड, अगर वह कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वह हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। अनलेस एक्ट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अपॉन इट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल स्टेट में रहेगा। नेचुरल स्टेट क्या होती है न्यूटन के अनुसार? या तो वह कांस्टेंट स्पीड और रेस्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल स्टेट में रहना चाहता है और किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट क्या, कांस्टेंट स्पीड और रेस्ट। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर वस्तु या ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हमेशा मूव करता रहेगा कांस्टेंट स्पीड से जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। बाह्य एक्सटर्नल फोर्स क्या, अगर उस पर अपने सरफेस क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, मतलब उसे ढकेलते हैं तो कुछ समय बाद जाके रुक जाता है।
क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के रिलेटिवली विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे फ्रिक्शन फोर्स का काम ही क्या होता है, ऑलवेज अपोज टू रिलेटिव मोशन। अगर ऑब्जेक्ट आपका राइटवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। मान लिया आपकी एक कार है, इस तरफ चल रही है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा जो इस ऑब्जेक्ट को रोक देगा। मतलब न्यूटन ने यही बोला कि अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, फोर्स क्या है। फोर्स क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हमें फोर्स समझनी पड़ेगी। फोर्सेस हैं क्या, फोर्स आपने ऑब्जर्व किया होगा। मान लिया कोई एक ब्लॉक है, ठीक, जब आप इसे धकेलते हैं या इसको पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं, मान इस साइड से आप इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अब यहाँ से आप इसको धक्का दे रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं, तो बल क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स या एक धक्का या खिंचाव है जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है। जैसे आपके रूम में कोई मेज होगी, आप उस मेज को धक्का देते हैं जिसके कारण वो मेज अपनी स्टेट चेंज करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जाने का प्रयत्न करती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है तो हम उसे धकेलते हैं, जिसके धकेलते हैं और उसकी ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज कराने का प्रयत्न करते हैं। तो बल क्या है, फोर्स इज आ पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स एक खिंचाव या धक्का है जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है, ठीक। तो फोर्स की न्यूटन वो क्या है, फोर्स को किस में मापते हैं, फोर्स। और फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी मात्रा के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जब आप किसी ब्लॉक पे एक फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, मतलब 10 न्यूटन फोर्स लगा है, 2 kg का वेट है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, इक्वल टू 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यही फोर्स 30 डिग्री एंगल पर लगा रहे हैं तो इतना 10 न्यूटन का फोर्स, देन 10 cos 30, तो इसका एक्सीलरेशन होगा 10 cos 30 इंटू √3/2 बटे 2 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और जब उसकी डायरेक्शन बदल जाती है तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके कारण उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंस है। फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, यही न्यूटन है, इनके मतलब सम्मान के लिए इसकी यूनिट बनाएगी। इससे पहले फोर्स को किस में मेजर किया जाता था, डाइन में। इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन 10⁵ यानी कि 1,00,000 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो फोर्स के टाइप्स क्या हैं, मतलब फोर्स कितने प्रकार की हैं। हम इस 11th के चैप्टर में कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे और 12th के चैप्टर में कौन सी फोर्स पढ़ेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगती है, वो मतलब कॉन्टैक्ट, जब बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं होती फिर भी वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मान लिया 2 मैग्नेट हैं, उसे जब वो कॉन्टैक्ट में नहीं हो फिर भी एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, और नेक्स्ट मतलब 11th 12th में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम इसे रफ कर देते हैं और कॉन्टैक्ट फोर्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं।
यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं और वे दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई करती हैं वे कांटेक्ट फोर्स होती हैं। कांटेक्ट फोर्स इज एनी फोर्स दैट रिक्वायर अ कांटेक्ट टू अकर। मतलब कांटेक्ट फोर्स के लिए कांटेक्ट होना आवश्यक है। कांटेक्ट फोर्स डेफिनेशन, कांटेक्ट फोर्स is any force that require ठीक। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सी फोर्स होती है? नहीं, कांटेक्ट फोर्स ही पढ़ते। कांटेक्ट मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, थीटा इंक्लिनेशन पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ऐसे रेस्ट पर है। कांटेक्ट फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है, कांटेक्ट फोर्स काफ़ी फोर्सों का कॉम्बिनेशन है। कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत हम काफ़ी फोर्सों को पढ़ेंगे, जैसे मतलब नॉर्मल फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कौन सी फोर्स है? नॉर्मल फोर्स को हम डेफिनेशन टाइप से मतलब हम इसे सपोर्टिंग फोर्स भी कहते हैं। मतलब जब आप मार्कर ये रखा हुआ है तो ये मार्कर अपने वेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और जब ये रेस्ट पर है तो इसके सपोर्टिंग में नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। मान लीजिए एक कापी है, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पर ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इस फोर्स को सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण ये रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन में है। अगर इसी बुक को, कॉपी को जब हम यूँ कर देते हैं तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ गिर जाती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर काम करती है। मतलब इसे नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ आ रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने वाली कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए है डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स ऐसी फोर्स है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम कार्य करती है, और इसे हम सपोर्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। एक है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में होती है तो सरफेस क्या करता है, उस पर एक पैरेलल, मतलब सरफेस अपने पैरेलल एक फोर्स एग्जर्ट करता है और वो फोर्स मोशन के अगेंस्ट होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स सरफेस के पैरेलल लगे तो वो कौन सी फोर्स होती है? फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सर्ट बाय सरफेस अगेंस्ट टू मोशन, यानी कि मोशन के विपरीत दिशा में कार्य करती है। यदि आप किसी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगी। अगर यही ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कैसी फोर्स है? मतलब सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब खुद को सेल्फ एडजस्ट करती है। ठीक, अब आता है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन सी फोर्स है? अगर हम इसी ब्लॉक को किसी फोर्स से पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं, इसी फोर्स को खींचते हैं, तो ये कौन सी फोर्स होगी? अप्लाइड फोर्स होगी। अप्लाइड फोर्स भी कांटेक्ट के ही अंतर्गत आती है, क्योंकि आप इसको खींचने के लिए टच करेंगे या किसी रॉप, चेन आदि की सहायता से इस पर फोर्स लगाएंगे, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स का ही भाग है। नेक्स्ट टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है? जब आप किसी ब्लॉक को या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चेन, रॉप, स्ट्रिंग आदि की सहायता से खींचते हैं ना, तो उसके एंड्स पे जो फोर्स लगती है, जैसे आपने किसी भी स्ट्रिंग को खींचा तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? टेंशन फोर्स। आपने यहाँ पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, और यही फोर्स दूसरे एंड्स पे टेंशन के फॉर्म में वर्क करेगी। मतलब जब कोई फोर्स हम काफ़ी दूर से लगाते हैं, मतलब बॉडी कॉन्टैक्ट के काफ़ी दूर से, जब हम किसी ब्लॉक यहाँ पर रखा उसे स्ट्रिंग की सहायता से यहाँ पर खींचते हैं,
तो टेंशन फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो आपकी अप्लाइड फोर्स को चेंज करती है और उस ब्लॉक को खींचने में आपकी मदद करती है। टेंशन फोर्स कैसी है? एक इंटरनल फोर्स है और टेंशन फोर्स हमेशा कैसे वर्क करती है? अवे फ्रॉम पॉइंट, यानी टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट वर्क करेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ी और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी फोर्स होती हैं? जिनके लिए बॉडी कॉन्टैक्ट में होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई एक मास है, यहाँ से जब हम यहाँ पर इस मार्कर को छोड़ेंगे तो वो नीचे जाके ज़मीन पे गिरेगा, क्योंकि अर्थ इस पर कौन सी फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जब दो चार्ज मतलब दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण ऑब्जेक्ट की एक फोर्स जनरेट होती है, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी होती है। मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट पोल हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम इससे आगे बढ़ते हुए कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली देखने से पहले हम देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह ऑब्जेक्ट अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक भौतिक गुण है, मतलब फिजिकल क्वालिटी है, जिसके कारण वह अपने स्टेट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इनर्शिया इज अ मैसिव प्रॉपर्टी of any object to resist यानी इनर्शिया क्या है? अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनर्शिया भी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों? किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। आप किसी हल्के ऑब्जेक्ट को जब पुश करेंगे तो वो अपनी स्टेट आसानी से चेंज कर देगा। जब आप किसी ट्रक यानी कि ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। आप किसी ट्रक को धकेलेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, बट किसी साइकिल को धक्का देंगे वो ज़रूर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया 3 टाइप्स की होती है। इनर्शिया इज रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की अवस्था में है, मान लिया कोई, काफ़ी अच्छा उदाहरण है, इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। जब आप इस पेपर को ना काफ़ी तेज़ी से पुश करते हैं ना, खींचते हैं, तो ये कॉइन क्या होता है? इनर्शिया के कारण इस गिलास में गिर जाता है। अगर आप इसको धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड से पुश करेंगे तो क्या हुआ? ये इसके साथ आएगा। लेकिन जब आप इसे काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं तो ये इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहना चाहता है और ये
बाहर आ जाता है, जिसके कारण कॉइन ग्लास में गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया। जैसे आपने महसूस भी किया होगा, जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी भी बस में बैठे होते हैं, अगर बस रेस्ट पे रहे तो वह सडनली मूव करती है ना, तो आपको पीछे की तरफ एक फोर्स महसूस होता है, जिसके कारण आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी, अपर बॉडी क्या होता है, रेस्ट में है, अब वो रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन हमारे पैर सरफेस से टच होने के कारण मूव कर जाते हैं, और हमारी अपर बॉडी इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहना चाहती है, जिसके कारण हमें एक अनबैलेंस फोर्स महसूस होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह हमेशा मोशन में रहना चाहता है। कौन बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर आप किसी बस में बैठे हुए हैं और वो मूव कर रही है और वो सडनली ब्रेक लगाती है, जिसके कारण वो रुकती है, और अगर आपके पैर, मान लो आपके पैर तो टच ही होंगे, बस सरफेस से टच होने के कारण स्टॉप हो जाते हैं, और लेकिन आपकी अपर बॉडी किसी भी सरफेस से टच ना होने के कारण, इनर्शिया के कारण मोशन में ही रहती है, जिसके कारण आप आगे की तरफ एक फोर्स महसूस करते हैं और आगे की तरफ गिर जाते हैं। जब आप किसी भी डायरेक्शन में, जैसे आपकी कोई बस कार में बैठे हैं और आपकी वो किसी भी कर्व में मुड़ती है, मतलब मुड़ती है, तो क्या होता है, इनर्शिया के कारण आप सीधा जाना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर मुड़ जाती है। अगर आपकी बॉडी यहाँ पर होनी चाहिए ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन आप यहाँ पर हैं, तो आप इस तरफ एक फोर्स महसूस करेंगे। तो ये इनर्शिया रहा। इनर्शिया भी काफ़ी कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन